डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आपसे कल सजेशन में पूछा गया था कि आप परसेंटेज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं कि कुछ बदलना चाहते हैं। आपका डिमांड था कि बदला जाए, तो आपके लिए बदल दिया है। अब मध्य प्रदेश पटवारी के जो पेपर्स हैं, ओल्ड पेपर्स, उनको हम कवर करेंगे। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहला पेपर 9 दिसंबर 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो आप देख लीजिए इसके अंदर कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न भी हैं, बहुत आसान से प्रश्न भी हैं। आइए सीखते हैं हम इन्हें बड़ी ही आसानी के साथ। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि 1 अप्रैल 1998 को बुधवार था, तो 25 दिसंबर 1998 को कौन सा दिन पड़ता है। देखिए कैलेंडर का ये क्वेश्चन है हमारा। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें हमें केवल और केवल ईयर में ही कन्वर्सेशन पूछा गया है दिन का। तो हम देखते हैं कि कितने दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं। इसके अंदर एक्स्ट्रा दिन क्या होते हैं, जो भी हमें दिन प्राप्त होते हैं उसमें हम 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो जो मिलने वाली संख्या वही हमारी एक्स्ट्रा दिन निकल कर आते हैं। तो देखिए अप्रैल के अंदर हम देख पा रहे हैं 30 दिन होते हैं, तो 30 में से यदि 1 तारीख को हटा दिया जाए तो 29 बचेगा। 29 के अंदर यदि हम 7 से डिवाइड कर दें, तो अप्रैल के महीने में केवल 1 दिन एक्स्ट्रा बचेगा। अप्रैल के बाद हमारा आने वाला है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और हम दिसंबर तक जाएंगे। तो देख पा रहे हैं अप्रैल के अंदर हमारे पास कितने 1 दिन एक्स्ट्रा बचा। मई जो हमारा है 31 दिन का होता है, तो इसमें 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे। जून हमारा 30 दिन का होता है, 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। जिस महीने में 30 दिन होंगे उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा निकलेंगे। जिस महीने में 3 दिन एक्स्ट्रा 31 दिन होते हैं उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा निकलेंगे। तो जुलाई के अंदर हमारा क्या होता है, 31 का होता है, 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे। अगस्त 31 का है, 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे। सितंबर 2 दिन एक्स्ट्रा, अक्टूबर 3 दिन, नवंबर में 2 दिन और दिसंबर में हम देख पा रहे हैं हमें 25 तारीख तक जाना है। 25 के अंदर यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें प्राप्त होगा कितना, 4। तो यहाँ तक हम बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे कि ये एक्स्ट्रा दिन जो हमने निकाले हैं वो किस प्रकार से निकाले हैं। जिस महीने में जितने दिन होते हैं उसमें 7 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बच रहा है वही हमारे अतिरिक्त दिन बच पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, एक तरीका तो ये है कि इन सभी को जोड़ करके हम 7 से डिवाइड कर दें, जिसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन हम जो है यूज़ करने वाले हैं कि इनके साथ साथ की पेयरिंग बना करके कैंसिल करते जाएंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं 4 और 3 7, तो 7 होने पर इसको हटा दिया जाता है। फिर हम देख पा रहे हैं 2 और 2 4 और 3 7, तो ये दिन भी हटा दिए गए हैं। अब देख पा रहे हैं हम ये कितने हैं, 3 और 3 6 और 1 7। अब हमारे पास केवल 2 दिन बचे हुए हैं। 2 दिन हमें केवल इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि बुधवार में 2 दिन और जोड़ दिए जाएँ, तो गुरुवार और शुक्रवार। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आया, ऑप्शन नंबर 3 शुक्रवार इसका करेक्ट आंसर है। तो आप समझ पाए होंगे बड़ी आसानी से इस प्रश्न को, क्योंकि इसको समझाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। ये हमारा जो है कैलेंडर से क्वेश्चन था। आइए चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि हमें 2 समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण दे रखा है 2x + 3 8 = 8 और दूसरा दे रखा है 5x + 4y = 13। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी मिलते हैं तो सबसे अच्छा फंडा इसका ये है, या तो आप ब्लूपन विधि से सॉल्व करें, या फिर दूसरा मेथड ये निकल कर आता है कि x का वैल्यू जो दे रखा है उसको x के प्लेस पर पुट कर दो, और y का वैल्यू दे रखा है उसको y के प्लेस पर पुट कर दो। ये y लिखा हुआ है, सॉरी। और ये दोनों की दोनों समीकरण यदि सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन जिस ऑप्शन को हम यूज कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर वही ऑप्शन हमारा सही होगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो 2 का 1 गुना क्या होगा हमारा, 2 प्लस y का मान 2 है, 2 का 3 गुना 6, तो ये कितना हो गया हमारा 8। और वास्तव में भी कितना डिमांड है, 8, तो 8 बराबर कितने का हो गया, 8 का। तो पहला समीकरण सेटिस्फाइड हो गया, बट हमें दूसरा समीकरण भी चेक करना पड़ेगा। ये दूसरा समीकरण जो हमें दे रखा है, x का मान कितना है, 1 का 5 में गुणा किया 5 मिला, प्लस y का मान 2 है, 2 का 4 गुना किया तो 8, कितना मिला 13, तो हमें 13 बराबर 13 मिल गया। यानी हमारा पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट था 22वें क्वेश्चन का। देखिए हमारा जो है 21 से सीरीज इसमें स्टार्ट हुआ है, 21 22 करके
40 तक चलेगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक बहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हैं क्या कहलाता है। भाई इतना आसान सा प्रश्न है, उसको अष्टभुज कहते हैं, ऑक्टागन कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 15 75 का गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो रूट से परफेक्टली तरीके से बाहर निकल सकें, या हम कह सकते हैं कि इसके हम फैक्टर कर लेते हैं कितने के 1575 के। सबसे पहले हम इसमें 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये जाएगा 5 बार, फिर 2 बार और एक बचेगा यानी 5 बार। फिर हम देख पा रहे हैं इसमें अगेन जो है हमारा 3 से डिवाइड चला जाएगा, 3 से जाने पर एक रिमाइंडर देगा, शेष बचेगा हमारा 2, 3 चौक 12, तो ये आएगा 3 सत्ते 21, रिमाइंडर बचा 1 यानी 5। अब हम देख पा रहे हैं इसका सम फिर से कितना हुआ, अब ये 5 से कटेगा। 5 से जैसे हम डिवाइड करते हैं इसमें तो ये जाने वाला है हमारा 5 का 3 गुना और 5 का 5 गुना। फिर अगेन 5 से डिवाइड करते हैं 7, तो ये 7 से डिवाइड करने पर 1। यदि हम फैक्टर की बात करें तो ये बना हमारा 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 गुणा 7। तो देखिए परफेक्ट के लिए हमारे पेयरिंग का होना जरूरी है, तो एक पेयरिंग हमारा ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया 5 का और 3 का। 7 हमारा जो है सिंगल रह चुका है, तो 7 का यदि पेयरिंग कंप्लीट करना है तो हमें एक 7 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 वाला जिस पर लिखा हुआ है 7, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो आप अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है यदि 80 75 को 2 अंकीय संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो इन संख्याओं का योग कितना है ये हमें ज्ञात करना है। यानी 2 डिजिट की हमें संख्याएं फाइंड करनी है, 2 जिनका सम कितना होगा यदि उनका गुणनफल कितना आता है हमारा 80 75 आता है। तो देखिए हम सबसे पहले संख्या देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऑप्शन के तौर पर हम देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन हमें 180 दिख रहा है, तो हम देखते हैं कि यदि हम 90 का गुणा 90 में कर दें तो हमें कितना मिलेगा, लगभग 8100। और हम समझ पा रहे हैं कि संख्या हमें इससे छोटी चाहिए क्योंकि हमारा जो मल्टीपल है इससे छोटा है, और लेकिन सम हमारा यही आना चाहिए। हम एक उदाहरण के तौर पर समझ पा रहे हैं, तो हम देख पाते हैं क्या करते हैं, अगर मैंने इसको 5 बढ़ा दिया और इसको 5 कम कर दिया तो इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा मुझे, 80 75। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि ये कैसे लिख दिया गया। तो सबसे पहली बात सोचने वाली कि अगर हम देख पा रहे हैं कि 2 संख्याओं का मल्टीपल हम देख पा रहे हैं 8100 के लगभग में जा रहा था, लास्ट में 5 हमें जो मिलता है वो केवल और केवल तभी प्राप्त होगा जब लास्ट में 5 मिला होगा। तो इस बात से हम समझ पाए कि हमारा लास्ट की जो डिजिट होगी वो 5 होगी, और इन दोनों का सम यदि हम देखें तो जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है हमें, 180। तो आंसर है हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए इतने क्वेश्चनों को। तो आइए चलते हैं 26वें प्रश्न की ओर। 26वां क्वेश्चन जैसे हम पढ़ते हैं उसमें दे रखा है अब्दुल एक 100 पृष्ठों वाली पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ता है। कितने पढ़ता है, 25। अब्दुल ने उसी पुस्तक का 2/5 भाग, सॉरी अकबर ने, ये किसने पढ़ लिया, अब्दुल ने और अकबर ने उसी पुस्तक का 2/5 भाग यानी 100 पेजों में से 2/5 भाग पढ़ा है। 5 से कैंसिल आउट किया 20, 20 का 2 गुना 40 पेज पढ़ लिए। तो अब प्रश्न में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है पूछा गया है, जैसा कि पहला ऑप्शन कह रहा है अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा। अब्दुल जो है अकबर से आधा पढ़ता है क्या, यदि अकबर का मैं आधा करूं तो कितना आएगा 20, जबकि ये कितना है 25। तो ये बात गलत हो गई और हमें यही ढूंढना है कि सत्य नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। देखिए हम अन्य ऑप्शनों पर भी डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको इस क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ये थोड़ा सा प्रश्नात्मक क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ करके आंसर देना था। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि अब्दुल ने अकबर से अधिक पढ़ा, सॉरी दोबारा से सुने, अकबर ने अब्दुल से अधिक पढ़ा। अकबर जो है अब्दुल से अधिक पढ़ता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जबकि सही नहीं पता करना, हमें क्या पता करना है, सत्य नहीं है यानी गलत पता करना है। तो जो बात सही हो रही थी उसको हमें गलत सिद्ध करना है,
गलत हो गया। अकबर ने अब्दुल के 2 गुना से 10 पृष्ठ कम पढ़े। तो हम देख पा रहे हैं कि अकबर जो है इसका 2 गुना करते तो 50, इससे 10 पृष्ठ कम पढ़े, तो ये बात भी सही हो रही थी, इसलिए इसको गलत कर दिया। और लास्ट में देखते हैं कि अब्दुल ने अकबर के आधे से 5 पृष्ठ अधिक पढ़े। तो अब्दुल ने जो पृष्ठ पढ़े हैं आधे से 5 पृष्ठ अधिक पढ़े हैं, यानी इसका आधा कर दिया 20, 20 से 5 और जोड़ दिया। तो ये तीनों बातें सही थी, इसलिए हमने इनको क्या कर दिया, गलत कर दिया, क्योंकि हमें सत्य ना छांटते हुए असत्य छांटना है। समझ पाए इस क्वेश्चन को? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये इसका। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में गिवन है कि 2 का क्या घात 2 की पावर 10 का आधा है, यानी 2 की पावर यदि 10 दे रखा है और मुझे 2 से डिवाइड कर देना है, आधा कर देना है, ये पता करना कितना प्राप्त होगा। हम देख पा रहे हैं इस पर पावर कुछ नहीं है, तो 1 मान लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर 10, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 1। सॉल्व करने पर 10 में से यदि ये घटा दें कितना बचेगा, 2 की पावर 9। यही हमारा करेक्ट आंसर है। केवल हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, उसको सॉल्व कर देना है। आंसर आ गया हमारा 2 की पावर 9। बड़ा आसान सा प्रश्न था ये। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है यदि एक आयत का विकर्ण 65 सेंटीमीटर है और एक भुजा 63 सेंटीमीटर है, तो उसकी दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। हम देख पा रहे हैं एक हमारा ये आयत है, यदि ये विकर्ण का मान दे रखा है हमें कितना 65 सेंटीमीटर, और एक भुजा का मान 63 दे रखा है, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। कैसे कि कर्ण का स्क्वायर, यदि मैं 65 का 65 में गुणा करूं तो मुझे प्राप्त होगा कितना 42 25। आसान होता है, 5 का 5 में गुणा किया 25, 6 का 7 में गुणा किया तो ये आ गया कितना 42 25 बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का मान मुझे पता नहीं है, प्लस आधार 63 का स्क्वायर किया तो ये प्राप्त होगा मुझे कितना 39 69। अब हमें क्या सॉल्व करना है कि इसको हम इधर भेज दें। तो जैसे हम इधर भेजते हैं तो 42 25 से 39 59 को माइनस करूंगा तो मुझे प्राप्त होगा कितना 256 का स्क्वायर, यानी कि इसको मैं स्क्वायर को यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ क्या लग जाएगा अंडर रूट, और जैसे ही इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये प्राप्त होगा मुझे कितना 16, यानी x का मान कितना प्राप्त होगा 16। तो हम कह सकते हैं कि उसकी दूसरी भुजा की लंबाई जो मैं आयत दे रखा है उसकी दूसरी भुजा की लंबाई कितनी है 16, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर गिवन है। तो हमने इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया है। समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। देखते हैं 29वां प्रश्न, बड़ा ही आसान प्रश्न दे रखा है। ऐसे प्रश्नों को हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं केवल कैलकुलेशन के थ्रू। इसमें हमें औसत ज्ञात करना है, तो इसमें दे रखी संख्या 17 प्लस 20 प्लस 27 प्लस 18 प्लस 17, इन सभी संख्याओं को जोड़कर 5 से डिवाइड कर देना। जैसे हम इन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं 14 21 22 और ये हो गया हमारे पास 100 मिल गया हमें। 100 के अंदर यदि हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा हमारा कितना 20, जो कि ऑप्शन नंबर 4 वाले पर गिवन है। तो समझ पाए होंगे 29वें प्रश्न को भी। आइए चलते हैं 30वें प्रश्न की ओर। 30वें प्रश्न में हमें दिया गया है कि नीचे दिए गए समीकरण का मूल्यांकन करें, यानी समीकरण हमें दे रखा है 625 बटा 125। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। 625 बटा 125 बराबर x बटा अंडर रूट 5। यदि मैं इसको इससे कैंसिल आउट करूं तो ऊपर बचेगा केवल कितना रूट 5, और इस रूट 5 का मैं रूट 5 में गुणा कर देता हूं इधर बराबर x। तो रूट 5 का रूट 5 में गुणा करने पर मुझे क्या प्राप्त होगा 5 बराबर x, यानी x का वैल्यू बताना था कितना प्राप्त होगा। तो x का वैल्यू जो मुझे प्राप्त हुआ केवल 5, यानी ऑप्शन नंबर 1 पर जो गिवन है वही हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत आसान सा प्रश्न था ये भी। आइए अब चलते हैं 31वें प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि धनात्मक पूर्णांक x, y और z कोमा x इंटू वाई बराबर 14, यानी x गुणा y बराबर 14 दे रखा है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यदि मैं x का मान निकालना चाहूँ तो x बराबर निकल कर आएगा मेरा 14 बटा y। इसी प्रकार से आगे कंटिन्यू करते हैं तो y बराबर दे रखा है, सॉरी y इंटू जेड का वैल्यू दे रखा है 10, और फिर z इंटू एक्स का वैल्यू दे रखा है 35। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अगर मैंने x का मान यहाँ निकाल दिया है तो दोबारा से मैं x का मान फाइंड करता हूँ। तो मैं देख पा रहा हूँ कि x का मान यदि मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ तो x बराबर
35/z, यानी इन दोनों मानों को मैं बराबर कर देता हूँ। किस किस को? x का वैल्यू और ये x का वैल्यू। तो मुझे प्राप्त होगा कितना? 14/y बराबर 35/z। या इसको 7 से काट दिया तो ये 2 बार चला गया और ये 5 बार। तो हम कह सकते हैं कि z/y बराबर 5/2 प्राप्त हुआ है। यदि z/y बराबर 5/2 प्राप्त हुआ है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इन वैल्यू को हम किसी भी समीकरण में पुट कर दें, चाहे तो फर्स्ट वाले में, चाहे सेकंड वाले में, चाहे थर्ड वाले में। तो मैं 1 बाय 1 पुट करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पुट कर दिया, z का मान यदि 5 है तो x का मान कितना प्राप्त होगा मुझे? 7, क्योंकि 5 का मैं 35 में डिवाइड करता हूँ। जैसे यहाँ पुट किया मैंने 5, तो जैसे ही मैंने 5 से डिवाइड किया तो x का मान कितना मिला? 7। इसी प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ कि y का मान कितना दे रखा है मुझे? 2, और z का मान कितना दे रखा है? 5। और अब मुझे प्रश्न में पूछा गया कि x + y + z का मान क्या होगा। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, 7 + 2 + 5, जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 14, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर गिवन है। तो केवल मुझे इसका सम ज्ञात करना था। और इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि हम इसी प्रकार से करें, इसी पैटर्न से करें, किन्हीं भी दो वैल्यू को हम आपस में इक्वल कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ x का वैल्यू बराबर किया, आप चाहें तो y का वैल्यू बराबर कर सकते हैं, z का वैल्यू इक्वल कर सकते हैं, और आपको जो दो वेरिएबल प्राप्त होंगे उनको आप तीसरे में पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये आपका 31वां। तो आप समझ पाए होंगे इतने क्वेश्चनों को। अगर आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अपने सभी जितने भी आपके पास ग्रुप हैं सभी ग्रुपों में शेयर कर दें आप। ये पटवारी का जो आपका एग्ज़ाम है 9 दिसंबर 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का है, और अब हम इसी का सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है कि एक पति और पत्नी की औसत आयु 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी जब उनका विवाह हुआ था। अब पति पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु 24 वर्ष है, तो अभी पुत्र की आयु क्या है? तो हम ऐसा कह सकते हैं जब इनका विवाह हुआ था तो विवाह के समय हस्बैंड प्लस वाइफ का जो औसत आयु था, यानी औसत आयु हमें कितना मिल रहा है? 27 वर्ष। तो 27 वर्ष का हम यदि 2 गुना कर दें, 2 गुना क्यों कर दें? क्योंकि दो व्यक्तियों का औसत निकालेंगे, 2 से डिवाइड किया गया होगा, तो 2 का जैसे हम गुणा करते हैं तो हमें मिलेगा कितना? 54। और यदि ये विवाह के समय था तो बात करें इनकी आयु आज क्या होगी? यदि आज की इनकी आयु निकाली जाए किसकी? हस्बैंड और वाइफ की, तो 7-7 वर्ष यदि निकल गए तो 14 वर्ष की आयु इसमें और जोड़ दी जाएगी। जैसे ही हम इसमें 14 वर्ष जोड़ देते हैं तो ये 68 वर्ष की आयु इन दोनों की निकल कर आ चुकी है वर्तमान में, किसकी? हस्बैंड और वाइफ की। जबकि हम देख रहे हैं कि जो न्यू अनुपात है, न्यू एवरेज जो दे रखा है किस किस का? हस्बैंड, वाइफ एंड स्किन इनके चाइल्ड का, तो वो 24 वर्ष दे रखा है। औसत आयु क्या दे रखी है हमें? 24 वर्ष। 24 का यदि हम 3 गुना कर दें तो हमें प्राप्त होगा कितना? 72। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो प्राप्त होगा हमें कितना? 4 वर्ष। हम देख पा रहे हैं ये जो डिफरेंस है वो क्या है? यहाँ देखिए W और एज का जो मान है वो कितना है, यानी हस्बैंड और वाइफ का जो एज है वर्तमान में वो कितनी है? 68 वर्ष। हस्बैंड वाइफ की यदि 68 वर्ष है तो बच्चे की कितनी होगी? 4 वर्ष। आंसर आ गया कि वर्तमान में बच्चे की जो आयु है वो कितना है? 4 वर्ष है। समझ पाए होंगे आप इस क्वेश्चन को। यदि आपको समझ आ गया है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन में दे रखा है कि लुप्त संख्या x निकालिए। यानी हम देख पा रहे हैं कि इस संख्या का 4 गुना इधर दे रखा है, इस संख्या का 4 गुना इधर दे रखा है, तो इस 2 का 4 गुना हमें क्या प्राप्त होगा? 8, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पर गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 0.4 मिनट में एक खंभे को पार करती है, तो 450 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए यह मिनट में कितना समय लेगी? तो सबसे पहली बात हम ये जानते हैं कि हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट होता है क्या होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी स्पीड है क्या। तो इसने जो 300 मीटर की दूरी तय की है कितने समय में? 0.4 मिनट में। यानी 0.4 को मैंने ये लिखा, पॉइंट हटा दिया तो ये आ गया कितना? 10।
ये मिनट है, अभी इसको हम सेकंड में बदल देते हैं, तो 60 का हमने गुणा कर दिया। इसको सॉल्व कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हम यहाँ से चाल ज्ञात कर रहे हैं, और चाल हमारी या तो होती है मीटर प्रति सेकंड में या होती है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हमारा जो है मीटर में है, तो समय हमारा सेकंड में रहेगा, इसलिए हमने इसको मिनट को सेकंड में चेंज कर दिया। तो हम देख पा रहे हैं 0 से यदि 0 कैंसिल कर दिया जाए, 6 से इसे डिवाइड कर दिया जाए तो यह आ गया 50, और 2 से कैंसिल आउट किया जाए तो 25/2 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल निकल कर आ चुकी है। तो हम दोबारा से देखते हैं कि अब जो दूरी तय करनी है हमें, 450 मीटर लंबा पुल को पार करना है, तो हम और ज्ञात करना है क्या? टाइम। तो हम देख पा रहे हैं कि टाइम इधर भेज दिया जाएगा तो स्पीड कहाँ आएगी? नीचे आएगी। लेकिन अब जो दूरी है, ट्रेन कितना दूरी तय करेगी? 450 मीटर लंबा पुल और अपने आप की दूरी, दोनों को तय करेगी। तो अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा हमें? 750। तो ये हमारी टोटल दूरी हो गई। तो हम देख पा रहे हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल, और चाल क्या है? 25/2, यानी 25/2। ये नीचे का 2 कहाँ भेज दिया हमने? ऊपर। इसे सॉल्व कर देते हैं। 25 से कैंसिल आउट करने पर टाइम प्राप्त होगा हमें 25 का 3 बार 2 बार, यानी कि 30 का 2 गुना 60 सेकेंड। कि 60 सेकंड का टाइम लगेगा और हमारा आंसर आ चुका होगा 60 सेकंड। बट इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि मिनट में बताइए, तो इस सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 1 मिनट, क्योंकि 60 सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं? 1 मिनट। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 3, 1 मिनट। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर मेन जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वह चल रहा है चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या चल रहा है हमारा? चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी का हमने 2 बार प्रयोग किया है। दूसरी बार जब प्रयोग किया है तो क्या किया है? समय बराबर दूरी बटे चाल, इन दोनों को एक दूसरे की प्लेस पर इंटरचेंज कर दिया है। तो समझ पाए होंगे आप इस क्वेश्चन को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि 5, 10, 15, 20 इस श्रेणी के अंदर 15वां पद क्या होगा, यानी 15वां पद हमें ज्ञात करना है। तो एक तरीका तो ये है कि हम क्या कर सकते हैं, लगातार 5-5 का गैप है तो लगातार पदों को लिखते चले जाते हैं। कैसे? जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ऐसे 5 जोड़ते जोड़ते चले जाते हैं। या दूसरा मेन कॉन्सेप्ट इसका ये है, हम देख पा रहे हैं कि पहले पद का मान कितना है इसका? 5। या हम कह सकते हैं इसके पद ज्ञात करने के लिए, an का मान ज्ञात करने के लिए, ये जो हमारा समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है जिसको हम AP बोलते हैं, an = a + n-1 × d का यूज कर सकते हैं पद का मान ज्ञात करने के लिए। अन्यथा हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमें 15वां पद ज्ञात करना है, तो a15 का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पहला पद कितना दे रखा है? 5 प्लस, जब हम 15वां पद ज्ञात कर रहे हैं तो एक पद लिख चुके हैं, अब कितने पद शेष रह गए? 14। तो 14 हमने लिख दिया, गुणा कर दिया कितने का? 5 का। क्यों? क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 5 का। तो ये डी का जो मान है वो डिफरेंस होता है। ए मतलब पहला पद, एन मतलब टोटल पदों की संख्या। टोटल पद 15 में से एक कम कर दिया हमने, तो बचा कितना? 14। गुणा किया तो ये प्राप्त होगा हमें 14 का 5 गुना 70 + 5, ओवरऑल आंसर आया 75, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पर गिवन है। ये जो क्वेश्चन था हमें AP से मिला था, समांतर श्रेणी से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 3:5 है। कौन कौन है? कुणाल और गणेश। तो इनकी आयु का अनुपात है 3:5। अब से 4 वर्ष के बाद कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा होगा, तो कुणाल की वर्तमान आयु क्या है? आप एक बात सोचिए, जो व्यक्ति आज से 4 वर्षों के बाद 12 वर्षों का अंतर रखता है, तो वर्तमान में भी 12 वर्षों का अंतर रखता होगा कि नहीं? क्योंकि ऐसे अगर समझ में नहीं आया तो उदाहरण के लिए आप समझें, जैसे आप और आपके भाई में यदि आज 2 वर्षों का अंतर है, तो यदि 10 वर्षों के बाद आप अंतर देखेंगे तो अंतर कितने का रहेगा? 2 वर्षों का। ये कॉमन सी बात है, क्योंकि उनके बीच का अंतर कभी नहीं घटने वाला। तो यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का है कि यदि आप देख पा रहे हैं कि 4 वर्षों के बाद कुणाल और गणेश की आयु का जो अंतर है
वो 12 वर्ष है, कि कुणाल जो है गणेश से 12 वर्ष छोटा है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमें 2 यूनिट छोटा नज़र आ रहा है, तो 2 यूनिट बराबर कितना आ गया 6 वर्ष, सॉरी 12 वर्ष, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 6। और हमें पूछा गया कुणाल की वर्तमान आयु, तो 6 का 3 गुना कर दिया, तो आंसर कितना आया 18 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर गिवन है। समझ पाए होंगे इस प्रश्न को। आइए चलते हैं अब 37वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोला गया कि एक संख्या को जब 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 47 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल क्या होगा। देखिए ऐसे जितने भी प्रश्न मिलते हैं आप सबसे पहले देखेंगे कि 19 से डिवाइड करने की बात कर रहा है, तो ये जो संख्या है वो हमेशा 19 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अब आपको केवल क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए इस 19 का डिवाइड इस शेषफल में देना है। किसमें, जो शेषफल प्राप्त हुआ है। शेषफल हम देख पा रहे हैं 47 है, 47 में यदि मैं 19 से डिवाइड करूं, इस 47 के अंदर यदि मैं 19 से डिवाइड करूं तो 19 का 2 गुना 38, तो अब रिमाइंडर कितना बच गया 9। यदि 9 शेषफल बचा है तो आंसर इसका क्या आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। हमारा जो रिमाइंडर हमें प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ है हमें कितना 9, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर गिवन है। तो समझ पाए होंगे 37वें प्रश्न को भी। आइए चलते हैं 38वें प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक शंकु और बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए समान त्रिज्या की ऊंचाई वाले, यानी कि इनकी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों समान होनी चाहिए। पहला शंकु बनाया जाना है, ये शंकु बना दिया गया। फिर हमें एक बेलन बनाना है, तो ये बेलन बना दिया गया। हम ये मानते हैं इसका रेडियस और इसका रेडियस इक्वल है, इनकी हाइट भी इक्वल है, तो इनके अनुपातों हमें निकालना है, इनके आयतनों का अनुपात। तो हम समझ पाते हैं जैसा कि इनका और इसका अनुपात देखते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा 1 और ये आएगा 3। क्यों, क्योंकि जो हमारा बेलन का अनुपात होता है और शंकु का अनुपात होता है उसमें 1:3 का अनुपात होता है, क्योंकि शंकु का अनुपात होता है हमारा πr² h/3 अनुपात, बेलन का अनुपात होता है हमारा πr² h। तो ये वाला पार्ट इससे कट गया, तो ये कहाँ चला गया इधर, तो आंसर आया 1:3, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पर गिवन है। लेकिन विशेष रूप से ध्यान ये देना है कि पहले जिक्र किसका किया गया। ध्यान से देखें, पहले शंकु है तो शंकु आएगा, फिर बेलन है तो बेलन आएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या है 1:3। लेकिन काफ़ी विद्यार्थी इस बात पर मात खाते हैं ऐसे प्रश्नों में कि वो जल्दबाजी में पहले आयतन की बेलन को लिख जाते हैं फिर शंकु को, तो उनका आंसर 3:1 आ जाता है, जबकि ऐसी गलतियां नहीं करना है, इनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो समझ पाएंगे इस प्रश्न को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं सरल कीजिए, तो हम देख पा रहे हैं कि 3 की पावर में क्वेश्चन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को हम पूरे को एक बार फिर से लिखते हैं। कैसे, 27 को हम लिखते हैं 3 की पावर 3 गुणा, यहाँ लिखा हुआ है 3 की पावर -5/3 इंटू, इस बात को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 7 पहले से लिखा हुआ है, ये अंडर रूट पर 3 लिखा हुआ है तो ये डिवाइड में चला जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 बटा, यहाँ स्टार्टिंग में लिखा हुआ है 3 की पावर 4। हम देख पा रहे हैं कि ये वाली संख्या इससे पूरी तरह कट जाएगी। अब हमारे पास जो बचा हुआ है पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो 3 की पावर में बचा हुआ है। क्या, कि 3 की पावर 3, यानी इस पूरी की पूरी पावर को हम सॉल्व करते हैं कैसे, 3 माइनस 5/3 माइनस 7/3। तो इस बात को यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये बचेगा 3 की पावर, इसका एलसीएम ले लिया हमने, कितना आ गया हमारा 3, तो 3 का 3 गुना 9 -5 -7। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 3 की पावर, ये 9 में से हम 12 को माइनस कर देंगे तो माइनस का 3/3, इसको इससे कैंसिल किया तो हमें प्राप्त हुआ 3 की पावर -1। जब हमें 3 की पावर -1 प्राप्त हुआ है, इन्वर्स जो प्राप्त हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3, तो ये प्लस में बदल जाएगा। तो हमारा जो आंसर निकल कर आया वो निकल कर आया ऑप्शन नंबर 2 1/3 इसका करेक्ट आंसर है। देखिए इसमें हमें ध्यान रखना है इन्वर्स वाले क्वेश्चनों का, कि जब हमारे आधार एक जैसे होते हैं तो घातों को हम क्या करते हैं गुणा में जोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ जोड़ा तो, लेकिन यहाँ माइनस लगा, इसलिए क्या हो गया ये आपस में घट गए हैं।
तो घटाने के बाद हमें जो प्राप्त हुआ ये हो गया हमारा कितना 9 और ये हो गया हमारा माइनस का 12। तो 9 को हमने माइनस के 12 से सॉल्व किया तो माइनस का 3 प्राप्त हुआ, जो कि नीचे लिखे हुए 3 से काट दिया गया। माइनस का 1 प्राप्त हुआ तो माइनस के 1 को हमने क्या लिख दिया, प्लस में बदलने के लिए इसको इनवर्स में बदल दिया। तो आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड। समझ पाएंगे इस प्रश्न को। आइए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में मैंने है कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। तो देखिए 3 से विभाजित का रूल ये कहता है कि जो भी नंबर्स आपको दे रखा है उसको हमें 3 से यदि डिवाइड करना है तो उन सभी संख्याओं का योग करके 3 से यदि भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो जैसा कि हम कर रहे हैं, या फिर दूसरा मेथड ये कहता है कि हमें क्या करना है, जो जो संख्या 3 से कट सकती है उन्हें काट सकते हैं। जैसे कि हम ऑप्शन को थोड़ा सा लिख देते हैं जूम करके, फिर उन्हें काट देते हैं। देखिए यदि मुझे पता करना है कि संख्या 3 से कट रही है कि नहीं, तो ऐसा कर सकते हैं हम। ये 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो हम देख पा रहे हैं ये भी 3 से डिविजिबल है, और फिर ये भी 3 से डिविजिबल है। तो हम देख पा रहे हैं ये कितना हो गया 15, 15 भी 3 से कट जाएगा तो हमारा ये 2 शेषफल बच गया, जबकि 2 3 से नहीं कट सकता है। तो यानी कि पहली संख्या हमारी नहीं कट पाएगी। इसी प्रकार से हम चेक कर लेंगे दूसरी संख्या को और तीसरी संख्या को। तो लास्ट में फाइनली क्या मिलेगी, लास्ट वाली संख्या जो दे रखी है 400620। तो हम देख पा रहे हैं 6 3 से कट जाएगा और ये 6 भी कट जाएगा, बकाया कुछ नहीं बचा। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। अब ये पटवारी का सीरीज स्टार्ट हो चुका है, हम लगातार पटवारी के सभी पेपर्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, साइन आउट।